दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 25 सितंबर 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप बिहार पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं तो आप केडीवी लैब के माध्यम से अपना प्रचार करा सकते हैं। प्रचार करने के लिए मोबाइल नंबर दिया गया है आपके मोबाइल स्क्रीन पर और यह नंबर है 9771844460 यानी कि 9771844460। इस नंबर पर फोन करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और केडीवी लैब के माध्यम से अपना प्रचार करा सकते हैं। जी हाँ, आपका प्रमोशन केडीवी लैब जरूर करेगा। चाहे आप किसी भी पद के लिए प्रचार कराना चाहते हो, मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य या भी किसी भी पद के लिए प्रचार कराना चाहते हो, तो आप इस नंबर पर फोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपना प्रचार करा सकते हैं। जी हाँ, उसके लिए कुछ चार्ज लगेगा और भी आपका डॉक्यूमेंट्स लगेगा। आप फोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आज बिहार की न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। जी हाँ, यहाँ 10 जिलों के 24 प्रखंडों में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया था जो शाम 5 बजे तक चला। इन जिलों में 2119 मतदान केंद्र बनाए गए थे। हर मतदान केंद्र पर 6 मतदाता कर्मियों की नियुक्ति की गई थी। चुनाव आयोग ने जिला प्रशासन से चुनाव के दौरान गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए थे। जी हाँ, औरंगाबाद जिले के बिसेनी गांव में मतदान के दौरान बवाल हो गया। जी हाँ, यहाँ पथराव और गोली चलने की खबर मिली है। जी हाँ, इस वजह से मतदान बंद हो गया। पुलिस मौके पर पहुंच गई। जी हाँ, लेकिन घटना में कई लोग घायल हो गए हैं। दोस्तों जातिगत जनगणना के मुद्दे पर यह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का एक बड़ा झटका है। जब बिहार के पक्ष विपक्ष की राजनीतिक दलों की अगुवाई करते हुए नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर जातिगत जनगणना की मांग रखी थी। जब पीएम मोदी ने इस पर विचार करने का आश्वासन भी दिया था। इस पर जातिगत जनगणना के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। जब केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर करके कहा है कि वे जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है, जिसकी वजह से बिहार में सियासी भूचाल आ गया है। दोस्तों राम पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी द्वारा की गई अशोभनीय टिप्पणी के खिलाफ समाज सेवियों ने गुरुवार को विरोध जताया। साथ ही नवादा जिला के प्रजातंत्र चौक पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का पुतला जलाया गया। इसके बाद नवादा शहर में रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का नेतृत्व समाज सेवी मनीष कुमार सिन्हा ने की। नवादा शहर के न्यू एरिया में स्थित यमुना पथ से रैली निकाली गई। रैली में शामिल कार्यकर्ताओं ने पूरे शहर का भ्रमण करते हुए प्रजातंत्र चौक पहुंचे। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। दोस्तों आरजेडी के विधायक और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव फिर से बैकफुट पर आ गए हैं। तेज प्रताप यादव ने अपने छात्र जनशक्ति परिषद का सिंबल बदल दिया है। हाथ में लालटेन वाले सिंबल पर आपत्ति के बाद अब तेज प्रताप यादव ने बांसुरी को अपने छात्र विंग का सिंबल बना लिया है। तेज प्रताप यादव बांसुरी के जरिए अपने छात्र जनशक्ति परिषद का विस्तार करेंगे। इसको लेकर वे लगातार मीटिंग भी कर रहे हैं। लालू के बेटे तेज प्रताप यादव ने राजद और लालटेन का साथ छोड़ दिया है। उन्होंने छात्र जनशक्ति परिषद की उस सिंबल को बदल दिया है जिसमें हाथ में लालटेन सिंबल का इस्तेमाल किया गया था। जहां बताया जाता है कि इस सिंबल को लेकर पार्टी ने ऐतराज जताया था, जिसके बाद अब तेज प्रताप यादव ने छात्र जनशक्ति परिषद का नया सिंबल बांसुरी को चुना है। यही नहीं, छात्र जनशक्ति परिषद के पेड़ पर आरजेडी भी लिखा गया था, यानी कि राजद लिखा गया था, लेकिन नए पेड़ से राजद शब्द को भी हटा दिया गया है। जब पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में एक्टिव नहीं देखने वाले तेज प्रताप यादव अब अपनी अलग राजनीति करना चाहते हैं। जहां वे उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव पर फोकस कर रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने बकायदा यूपी के राजद नेताओं के साथ मीटिंग भी की है। यह बैठक की तस्वीर भी उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट की है। दोस्तों बिहार के कटिहार जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। आमतौर पर पुलिस को रक्षक माना जाता है, ये तो आपको भी मालूम है, लेकिन यहाँ पर खाकी पर कुछ ऐसे संगीन आरोप लगे हैं कि उसे भक्षक की श्रेणी में ही रखा जा सकता है। यह बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने एक थाना प्रभारी को बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट की है। उन पर एक नाबालिग लड़की से अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है। यह जानकारी के मुताबिक SC/ST थाना प्रभारी कीर्ति आनंद पासवान को लोगों ने बंधक बनाकर जमकर पीटा है। आरोप है कि
सहायक थाना क्षेत्र के बुद्धू चौक मोहल्ले में आरोपी थाना प्रभारी कीर्त्यानंद पासवान एक नाबालिग बच्चे के साथ अश्लील हरकत कर रहे थे। जब बच्ची किसी तरीके से उनके चंगुल से छुटकर भागी और अपने माता पिता को इसकी जानकारी दी। आरोप है कि बच्चे की मां द्वारा इसको लेकर विरोध जताने पर थाना प्रभारी कीर्त्यानंद पासवान उनके साथ भी बदतमीजी करने लगे, यानी कि बच्चे की मां के साथ बदतमीजी करने लगे। इससे स्थानीय लोग आक्रोश हो गए और पहले तो थाना प्रभारी को बंधक बना लिया। बाद में जब थाना प्रभारी कीर्त्यानंद पासवान को छुड़ाने के लिए सहायक थाना पुलिस पहुंची तो वहां गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ी को घेरकर जमकर प्रदर्शन करने लगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कभी भी कुछ नहीं बोलने वाले जमुई के सांसद चिराग पासवान ने इस बार बिहार के भाजपा के मंत्रियों पर हमला बोल दिया है। उनके निशाने पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद रहे हैं। हालांकि ज्यादा आरोप उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगाए हैं। जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर हमला बोला है, उन्होंने रिश्तेदारों को योजनाओं का लाभ देने के मामले में अप्रत्यक्ष रूप से डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को भी घेरा है। चिराग पासवान ने कहा है कि आशीर्वाद यात्रा के दौरान ही मैंने सीएम मुख्यमंत्री की नीतियों का विरोध किया है। सात निश्चय योजनाओं को लेकर हमेशा उन्होंने सवाल उठाए हैं। आने वाले समय में बिहार के इतिहास में सात निश्चय योजना भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी योजना होगी। अब धीरे धीरे इसके खुलासे भी होने लगे हैं। सरकार और उनके मंत्रियों के ऊपर एक से एक आरोप लग रहे हैं। बिहार के मंत्री अपने घर और परिवार के सदस्यों को योजना का लाभ दिलाने में लगे हैं। सत्ताधारी पार्टी जदयू के मंत्री भी कई योजनाओं का लाभ अपने घर के सदस्यों और रिश्तेदारों को दिया है। इसके बावजूद भी सीएम नीतीश कुमार कहते हैं कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। जी हाँ, परंतु अपने नेता की बारी आती है तो फिर उनकी ये जीरो टॉलरेंस की नीति शांत हो जाती है। जी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अपने पार्टी के नेताओं के बारे में कभी भी जांच नहीं कराया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। इससे लगता है कि इसमें मुख्यमंत्री का कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त है। दोस्तों, असम में अतिक्रमण हटाने को लेकर बड़ा बवाल हो गया है। यह समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक असम के द्रांग जिले की डोलपुर में गुरुवार को पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें कम से कम 2 प्रदर्शनकारियों की जान चली गई, जबकि 20 लोग घायल हो गए हैं। यह घायलों में ज्यादातर पुलिसकर्मी हैं। घायलों में कुछ की हालात बेहद नाजुक बताई जाती है। जहां अधिकारियों के मुताबिक पुलिसकर्मियों ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए फायरिंग की। रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी संख्या में लोग असम के द्रांग जिला प्रशासन की ओर से बेदखल किए गए 800 परिवारों के पुनर्वास की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। अचानक प्रदर्शनकारियों और पुलिस बल के बीच झड़प शुरू हो गई। बाद में बल की ओर से की गई फायरिंग में 2 लोगों की जान चली गई, जबकि कम से कम 20 अन्य लोग घायल हो गए हैं। दोस्तों, बिहार की सियासत को हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बयानों ने गर्म कर रखा है। जी हां, जीतन राम मांझी अपने विवादास्पद बयानों से एनडीए गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। जी पहले उन्होंने भगवान राम को काल्पनिक और रामायण को एक कहानी मात्र बता दिया था, तो भाजपा की आपत्ति जताने के बाद उन्होंने 2 कदम और आगे बढ़कर एक और बात बोल दिया है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि स्वर्ण विदेशी लोग हैं। उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों को मंदिरों में नहीं जाने की सलाह दे डाली है। उन्होंने राक्षसों के बारे में कहा है कि वे अच्छे लोग थे। इस बार पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने स्वर्णों को विदेशी बताते हुए कहा है कि वे नहीं चाहते हैं कि अनुसूचित जाति के लोग मंदिरों में जाएं। ऐसे में अनुसूचित जाति के लोग मंदिरों का बहिष्कार करें, ये जीतन राम मांझी ने कहा है। भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने जीतन राम मांझी को राक्षस कहे जाने वाले बयान पर उन्होंने कहा है कि पहले भी जो अच्छा काम करने वाला था उसे राक्षस कहा जाता था। कर्नाटक में अनुसूचित जाति के बच्चे के मंदिर में प्रवेश करने पर जुर्माना लगाए जाने की घटना पर गुरुवार को जीतन राम मांझी ने अपनी नाराजगी का इजहार ट्वीट के जरिए किया था। जी हाँ, उन्होंने कहा कि वे सदियों के दर्द को बयान कर रहे हैं। गुस्से का अब तक हमने इजहार ही कहां किया है। दोस्तों, द कपिल शर्मा शो अगर आप देखने के शौकीन हैं तो फिर आपके लिए बुरी खबर है, क्योंकि द कपिल शर्मा शो के निर्माताओं की मुश्किलें अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। शो के एक एपिसोड के खिलाफ मध्य प्रदेश के शिवपुरी की जिला अदालत में एफआईआर दर्ज की गई है। यह शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि शो के एक एपिसोड में कुछ अभिनेताओं को खुले में शराब पीते हुए दिखाया गया था, जो कि अदालत का अपमान है। वहीं बोतल पर भी लिखा रहता है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जिसके बाद शिवपुरी के वकील ने सीजीएम कोर्ट में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस मामले की सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी। दोस्तों, बिहार के कटिहार और मुजफ्फरपुर जिले में बीते दिनों लोगों के बैंक खाते में करोड़ों की राशि मिलने का मामला सामने आया था, लेकिन बिहार के सुपौल जिले में ऐसा मामला सामने आ गया है जो वाकई चौंकाने वाले हैं।
जी दरअसल सुपौल जिला निवासी एक मजदूर जिसने कभी बैंक में खाता खुलवाया ही नहीं था, उनके नाम पर खाते में 9 करोड़ 99 लाख रुपए मिले हैं। जी हाँ, हालांकि बैंक के साइबर डिपार्टमेंट मुंबई ने मजदूर के उस खाते को फ्रीज कर दिया है। यह मामला यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है। वही पीड़ित मजदूर की पहचान जिले के किशनपुर थाना क्षेत्र के सिसोनी गाँव निवासी विपिन चौहान के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार विपिन चौहान पेशे से मजदूर हैं, रोज कमाता है और रोज खाता है, फिर अगले दिन रोजी रोटी की तलाश में निकल जाता है। लेकिन विपिन के नाम पर शहर के यूनियन बैंक में 9 करोड़ 99 लाख रुपए जमा है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब वह 2 दिन पहले बैंक पहुंचा था। बुधवार को जब विपिन गांव के ही सीएसपी में मनरेगा जॉब कार्ड का खाता खुलवाने गया था, तब सीएसपी वालों ने आधार कार्ड नंबर डाला। उस वक्त उसके नाम का एक खाता यूनियन बैंक सुपौल में होने की जानकारी मिली, जिसके बारे में विपिन को पता तक नहीं था। वही जब उस खाते का बैलेंस चेक किया गया तो फिर राशि सुनकर विपिन की होश ही उड़ गए। उसके खाते में कुल 9 करोड़ 99 लाख रुपए थे। ये सुनकर वह डर गया और गुरुवार को बैंक पहुंचा, लेकिन बैंक द्वारा उसकी कोई भी मदद नहीं की गई। ऐसे में जब मीडिया की मदद से खाते की कुंडली निकाली गई तो फिर पता चला है कि बैंक के पास मौजूद कागजात में ना तो विपिन का फोटो है और न ही दस्तखत। दोस्तों, पिछले काफी दिनों से बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद आयकर विभाग के सर्वे के चलते सुर्खियों में छाए हुए हैं। जहां आपको बता दूं कि सोनू सूद के आम आदमी पार्टी में शामिल होने की खबरों पर जल्द विराम लग सकता है। खबरों के अनुसार वे जल्द ही पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। यह जानकारी के मुताबिक उन्होंने बुधवार को पार्टी के कुछ नेताओं के साथ बैठक भी की थी। अगस्त में दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने सोनू सूद को देश के मेटर पहल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक सोनू सूद आम आदमी पार्टी के सदस्य बन सकते हैं। उनकी सदस्यता को लेकर दिल्ली के एक कार्यालय में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक भी बुलाई गई थी। दोस्तों, खबर बिहार से आ रही है, जहां अब बिहार के सभी घरों में बिजली बिल के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। जहां खबरों की माने तो अब बिहार की बिजली व्यवस्था अब पूरी तरीके से हाईटेक बनाई जाएगी। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटर बिहार की राजधानी पटना में लगाने का काम शुरू हो चुका है। जहां वही समाचार एजेंसी की माने तो आने वाले समय में बहुत जल्द बिहार के हर एक घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा दिए जाएंगे, जिसके बाद लोगों को अधिक बिल की समस्या के साथ साथ बिल समय पर न मिलने की समस्या से भी निजात मिल जाएगा। वहीं बिहार सरकार की कैबिनेट ने जैसे ही स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है, वैसे ही सबसे पहले बिहार की राजधानी पटना में इस स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम शुरू हो चुका है। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक अगले साल तक पटना के सभी घरों में ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा दिए जाएंगे। बात करें इस स्मार्ट मीटर के लाभ की, तो इस मीटर के आपके घर में लगाने के बाद आपको बिजली बिल के आने से निजात मिल जाएगी। इसके लिए आपको मीटर में एक एटीएम कार्ड जैसा स्मार्ट कार्ड लगा दिया जाएगा, जिसको आपको रिचार्ज करना होगा। दोस्तों, बिहार सरकार ने प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन के लिए राशि जारी कर दी है। यह शिक्षा विभाग ने बिहार के 66,104 पंचायती राज और नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन के लिए 8 अरब 36 करोड़ 23 लाख 4,660 रुपए राशि जारी कर दी है। इससे इन शिक्षकों के अगस्त से नवंबर तक के वेतन का भुगतान किया जाएगा। दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने देश के मुद्दे पर विदेशी हस्तक्षेप चाहते हैं। केंद्र के 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे राकेश टिकैत ने ट्वीट करते हुए कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने किसान आंदोलन पर बात करे। जब पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं, राकेश टिकैत ने अमेरिकी राष्ट्रपति के ट्विटर हैंडल को टैग करते हुए लिखा है कि हम भारतीय किसान मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। पिछले 11 महीने के अंदर विरोध प्रदर्शन में 700 किसानों की जान जा चुकी है। हमें बचाने के लिए इन काले कानूनों को निरस्त किया जाना चाहिए। कृपया पीएम मोदी से मिलते समय हमारी चिंता पर ध्यान दें। राकेश टिकैत का ये ट्वीट ऐसे समय में आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिले। दोस्तों, बिहार में राशन वितरण में धांधली करने वाले 30 से अधिक डीलरों पर खाद्य आपूर्ति विभाग ने शिकंजा कस दिया है। विभाग ने सभी डीलरों का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। वहीं विभागीय कार्रवाई के बाद राशन वितरण करने वाले सरकारी डीलरों में हरकंप मचा हुआ है। यह जानकारी के मुताबिक भागलपुर जिले में उपभोक्ताओं को राशन डीलरों द्वारा कम अनाज देने और फिर अनाज देने में आनाकानी करने आदि की शिकायत मिल रही है। इस पर लगातार कार्रवाई हो रही है। इस साल जनवरी से अब तक 31 डीलरों का लाइसेंस रद्द किया गया है।
दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने मुस्लिमों को लेकर विवादित और बड़ा बयान दे दिया है। जी उन्होंने कहा है कि भगवान राम, कृष्ण और शिव भारतीय मुस्लिमों के पूर्वज हैं और उन्हें भारतीय भूमि और संस्कृति को नमन करना चाहिए। जय शुक्ला ने दावा किया है कि मोदी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस्लामिक स्टेट बनाने की मंशा रखने वाली सोच को मटियामेल करके देश में हिंदुत्व और भारतीय संस्कृति का परचम लहरा दिया है। जय शुक्ला ने राज्य सरकार की 4.5 साल की उपलब्धि का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते हुए पत्रकारों से कहा है कि भारत के मुसलमानों के पूर्वज भगवान राम, कृष्ण और शंकर है। उन्हें काबा की धरती देखने की जरूरत नहीं है। इन लोगों को भारत की भूमि और संस्कृति के आगे नमन करना चाहिए। शुक्ला ने कहा है कि सीरिया और अफगानिस्तान के बाद विभिन्न देशों के कुछ लोग दुनिया को एक इस्लामिक राज्य बनाना चाहते थे। भारत में भी कुछ लोगों की ऐसी ही सोच थी, लेकिन मोदी और योगी की केंद्र और प्रदेश की सरकार ने हिंदुत्व और भारतीय संस्कृति का देश में परचम लहराकर इस सोच को मटियामेल कर दिया। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्कूल खोलने पर बड़ा फैसला लिया है। जो कोरोना मामलों की संख्या में गिरावट के बाद बिहार में स्कूल और कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है। जहां सीएम नीतीश कुमार ने बयान में कहा है कि बिहार में 15 नवंबर तक छोटे बच्चों के स्कूल खोल दिए जाएंगे। अब इस फैसले के बाद छोटे बच्चों के अभिभावकों की उस मांग को पूरा कर लिया गया है। आपको बता दूं कि बिहार में स्कूल खोलने की मांग कई दिनों से की जा रही थी। हाल ही में 7 जुलाई को बिहार सरकार ने रेस्टोरेंट, स्कूल और कॉलेजों को फिर से खोलने की अनुमति देकर कोविड-19 प्रतिबंधों में ढील दी थी। इसके अलावा स्कूलों और कॉलेजों को फिर से खोलने के साथ सभी शैक्षणिक संस्थानों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। सरकार ने कुछ गाइडलाइंस दिया है जिसका पालन करना चाहिए। उनमें से है कि बच्चे, शिक्षकों एवं कर्मियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। कक्षा में छात्रों के लिए 5 फीट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था जरूरी होगी। ज्यादा छात्र वाले स्कूलों को 2 पाली में खोला जाएगा। शिक्षकों और कर्मियों का 100% उपस्थिति अनिवार्य होगी। सरकारी विद्यालय में साफ सफाई, डिजिटल थर्मामीटर, सैनिटाइजर, साबुन आदि की व्यवस्था करना विद्यालय शिक्षा समिति के जिम्मे होगा। स्कूलों में अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग समय निर्धारित होगा। स्कूलों में किसी प्रकार के समारोह, त्योहार के आयोजन नहीं होंगे। इसके साथ ही टीचर्स पेरेंट मीटिंग वर्चुअल आयोजित की जाएगी। दोस्तों, बिहार के मधुबनी जिले से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हथियारबंद बदमाशों ने बड़ी घटना को अंजाम देते हुए कैश वैन से 39 लाख रुपए लूट लिए हैं और मौके से फरार हो गए हैं। इतना ही नहीं, लूटपाट का विरोध करने पर अपराधियों ने कैश वैन के गार्ड को गोली मार दी, जिसके इलाज के दौरान जान चली गई। इस घटना के बाद से इलाके में हरकत मचा हुआ है। जहां घटना नगर थाना क्षेत्र के बाटा चौक में स्थित एक्सिस बैंक के सामने हुई है। घटना की पुष्टि करते हुए मधुबनी एसपी ने बताया कि LIC के कैश वैन में 39 लाख रुपए थे। बाइक पर सवार हथियारबंद 5 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अपराधियों की पहचान की जा रही है। दोस्तों, AIMIM उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अब गुजरात, उत्तराखंड और दिल्ली में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। AIMIM के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कलीमुल हफीज ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में तो पार्टी औपचारिक ऐलान कर ही चुकी है विधानसभा चुनाव लड़ने का। इसके बाद अब पार्टी गुजरात में भी आंतरिक सर्वेक्षण कर रही है कि कितनी सीटों पर पार्टी का जनाधार बनाया जा सकता और उम्मीदवार उतारे जा सकते हैं। आपको बता दें कि गुजरात में 2 ध्रुवीय राजनीति है, जहाँ कई सालों से सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला होता आया है। पिछले दिनों AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात का दौरा भी किया था। इसके बाद उन्होंने कहा था कि AIMIM गुजरात विधानसभा चुनाव पूरी ताकत से लड़ेगी और कोशिश ये भी होगी कि AIMIM के कुछ सदस्य जीतकर विधानसभा पहुंचे। दोस्तों, बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के 117 नए नगर निकायों में 952 पदों पर बहाली की जाएगी। इसको लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। खबर के अनुसार एजेंसियों के माध्यम से नगर परिषद को 10 और नगर पंचायत को 8 सहित कुल 952 कर्मी उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है। अक्टूबर महीने में भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर किन पदों पर भर्ती होगी। तो मिली जानकारी के अनुसार नगर विकास एवं आवास विभाग नए नगर निकायों में कंप्यूटर ऑपरेटर, टैक्स कलेक्टर, अकाउंटेंट और सफाई कर्मी निरीक्षक के पद पर भर्ती करेगा। आपको पूरी डिटेल्स प्रकाशित होने वाले नोटिफिकेशन में मिलेगी।
दोस्तों बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर भावी प्रत्याशी तरह तरह के रोचक काम कर रहे हैं जिससे जनता का ध्यान उनकी ओर जाए। इसी कड़ी में एक अनूठा मामला मुजफ्फरपुर जिले के मरुवन प्रखंड के शुभंकरपुर पंचायत से सामने आया है, जहां एक महिला मुखिया प्रत्याशी मिथिलेश देवी ने जनता के नाम कानूनी शपथ पत्र जारी करके चुनावी वादे पूरे किए जाने की घोषणा की है। मुखिया प्रत्याशी के बनाए गए शपथ पत्र में पंचायत की जनता से 7 वादे किए हैं। चुनाव के बाद वादे पूरे नहीं होने पर इस मुखिया प्रत्याशी ने अपने सारी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार देने की शपथ पत्र में घोषणा की है। साथ ही शपथ पत्र में कहा गया है कि यदि इकरारनामे के अनुसार वे निम्न बिंदुओं पर खरा नहीं उतरती है तो जनता उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उनकी चल एवं अचल संपत्ति को जब्त कर सकती है। वैसे तो चुनाव में नेताओं की भाषण और चुनावी वादे काफी लंबे होते हैं, लेकिन चुनाव के बाद सब हवा हवाई हो जाता है। ऐसे में मुखिया उम्मीदवार द्वारा शपथ पत्र जनता के नाम बनाकर क्षेत्र में जारी करने से विरोधियों की मुश्किल बढ़ गई है। दोस्तों इस बार पंचायत चुनाव में मतदाता और उम्मीदवार की सभी शिकायतों को सुना जाएगा। इसके बाद ही हार जीत का परिणाम घोषित किया जाएगा। हार जीत का फैसला एक वोट में होने पर चुनाव परिणाम की घोषणा दोबारा गिनती कराने के बाद ही की जाएगी। यानी कि हार जीत का फैसला केवल एक वोट से होती है तो गिनती दोबारा होगी। वहीं 2 वोट से जीत हार होने पर उम्मीदवार की आपत्ति की मेरिट देखी जाएगी। मेरिट के आधार पर दोबारा मतगणना का आवेदन स्वीकार किया जाएगा। जहां चुनाव कार्य में लगे सभी पदाधिकारियों को इस आदेश से अवगत करा दिया गया है। दोबारा मतगणना का आवेदन सिर्फ एक बार ही स्वीकार किया जाएगा। यह व्यवस्था बैलेट पेपर से पंच और सरपंच पद की मतगणना के लिए प्रभावी होगा। मतदान अथवा मतगणना को प्रभावित करने वाले दबंग प्रत्याशी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा। अगर मतदान कर्मी यदि किसी दबंग प्रत्याशी के पक्ष में कार्य करने की शिकायत मिली तो प्राथमिकी दर्ज करने के साथ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। दोस्तों बिहार में घर बनाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में अब बहुत जल्द बालू सस्ता हो जाएगा, क्योंकि बिहार के अलग अलग जिलों में 1 अक्टूबर से बालू खनन शुरू किया जा सकता है। खबर के अनुसार बिहार के खान मंत्री जनक राम ने जानकारी देते हुए बताया है कि बिहार में 1 अक्टूबर से बालू खनन प्रारंभ कर दिया जाएगा, जिसके बाद लोगों को सरकारी दर पर बाजार भाव से बेहद सस्ते में बालू मिलने लगेगा और लोगों की परेशानियां भी दूर होगी। आपको बता दो कि बिहार में पिछले कुछ महीनों से बालू का खनन बंद था, तो वही बालू माफियाओं के कारण बिहार में बालू की मारामारी चल रही थी, जहां लोग बालू खरीदने के लिए अधिक पैसे चुका रहे थे। ऐसे में अब लोगों को 1 अक्टूबर से राहत मिलेगी। जहां मिली जानकारी के अनुसार बालू का खनन कार्य शुरू होने पर जहां एक तरफ आम लोगों को राहत मिलेगी, वही कालाबाजारी पर भी रोक लगेगी। दोस्तों कई महीनों से बिहार सरकार सहित विपक्षी दलों को जातिगत जनगणना के मुद्दे पर केंद्र सरकार के जवाब का इंतजार था। इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना था कि हमें पीएम से सकारात्मक जवाब की उम्मीद है। हालांकि इस मांग को केंद्र ने ठुकरा दिया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिए गए हल्फनामे में यह स्पष्ट कर दिया है कि देश में कोई जातिगत जनगणना नहीं होगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि पिछड़े वर्गों की जाति आधारित जनगणना प्रशासनिक रूप से कठिन और दुष्कर है। यह सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार द्वारा हल्फनामा दायर करने के बाद से ही बिहार में सियासत तेज हो गई है। इसको लेकर लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करके रोष जाहिर किया है। लालू प्रसाद यादव ने लिखा है कि जनगणना में सांप, बिच्छू, तोता, मैना, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, सियार सहित सभी पशु पक्षी, पेड़ पौधे गिने जाएंगे, लेकिन पिछड़े अति पिछड़े वर्गों के इंसानों की गिनती नहीं होगी। वाह, बीजेपी आरएसएस को पिछड़ों से इतनी नफरत क्यों? जातीय जनगणना से सभी वर्गों का भला होगा, सबकी असलियत सामने आएगी। ट्वीट के माध्यम से लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि इंसान तो अब जानवरों से भी पीछे चला गया है। जानवरों, पक्षियों सहित पेड़ पौधे तक की गिनती कराई जाती है, मगर बात जब इंसानों की गणना और जाति विशेष गणना की बात हो तो यही सरकार पीछे हट जाती है। ये कहां तक उचित है? आगे लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि बीजेपी आरएसएस को पिछड़ों, अति पिछड़ों से इतनी नफरत क्यों है? उनके हित की बात पर केंद्र सरकार ऐसा रवैया क्यों कर रही है? यदि जातिगत जनगणना की असलियत सामने आ जाती तो पता चलता कि देश में किस जाति के कितने लोग हैं। जहां आगे उसी हिसाब से योजना बनती है और लोगों को उनका सीधा लाभ मिलता है। दोस्तों मुस्लिमों की जन्म दर को लेकर बीते दिनों ही दिग्विजय सिंह ने एक बयान दिया था और अब उनके उसी बयान पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने जवाब दिया है। हाल ही में बीजेपी विधायक ने बयान देते हुए कहा है कि दिग्विजय तो चाहते ही हैं कि मुस्लिमों की आबादी बढ़े,
इसी के साथ बीजेपी विधायक ने तंज कसते हुए ये भी कहा है कि कांग्रेस नेता इंदिरा गांधी के हम दो हमारे दो के नारे को चैलेंज कर रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने दिग्विजय सिंह की तुलना जाकिर नाइक और जिन्ना से कर डाली है। जहां उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह तो परम ज्ञानी हैं, उन्हें जिन्ना और जाकिर नाइक के साथ ही ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इन सभी ने हमेशा हिंदुओं का बुरा ही सोचा है। दिग्विजय सिंह के पूर्वज पंडित नेहरू की गलती की वजह से ही 15 अगस्त 1947 को देश का बंटवारा हुआ था। दिग्विजय सिंह को यह भी बताना चाहिए कि विभाजन के समय पर भारत में मुस्लिमों की क्या आबादी थी। कांग्रेस नेता यह भी बताएं कि आज भारत में कितने मुसलमान हैं। इसी के साथ उन्होंने ये भी पूछा है कि अगर मुस्लिमों की जन्म दर कम थी तो 25 करोड़ मुसलमान क्या आसमान से टपके हैं। कांग्रेस नेता को इस बात का जवाब देना चाहिए कि अचानक से इतनी आबादी मुस्लिमों की कहां से बढ़ गई। 4 बीबी और 40 बच्चे पैदा करने वाले कौम को आज दिग्विजय सिंह ये बता रहे हैं कि हिंदुओं की जन्म दर बढ़ रही है। इसी के साथ रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर हिंदुओं को टारगेट करने और फिर मुस्लिमों और पाकिस्तान को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया है। उन्होंने यहां तक कह डाला है कि कांग्रेस की मानसिकता अराष्ट्रवाद और दहशतगर्द को बढ़ावा देने की है। यह कांग्रेस की गलती की वजह से ही देश का बंटवारा हुआ। कांग्रेस ने मुस्लिमों को उकसाया कि वे राष्ट्रगान गाए या ना गाए, लेकिन 5 टाइम की नमाज जरूर पढ़े। दोस्तों, बिहार सरकार सहित बिहार के विपक्षी दलों द्वारा जातिगत जनगणना कराने की मांग को केंद्र ने ठुकरा दिया है। जब केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दिए गए हल्फनामे में यह स्पष्ट कर दिया है कि देश में कोई जातिगत जनगणना नहीं होगी। इस मुद्दे को लेकर बिहार में सियासत गर्मा गई है। यह पक्ष और विपक्षी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कांग्रेस विधायक अजित शर्मा ने कहा है कि यह बिल्कुल गलत है। दबाव केंद्र सरकार ने दिया है। सभी दल के नेता पीएम मोदी से मुलाकात की थी। सभी के बातों को पीएम मोदी ने सुना था और उन्होंने कहा था कि इस पर चिंतन करके बताएंगे। इस पर कुछ नेगेटिव नहीं बोला गया था। हम लोगों को लगा था कि जवाब पॉजिटिव ही आएगा। यह कांग्रेस विधायक अजित शर्मा ने कहा है कि पीएम मोदी सिर्फ कॉर्पोरेट के लिए काम करते हैं, जनता के हित में काम नहीं करते हैं। हम लोगों ने पूरे कास्ट का जाति जनगणना कराने को कहा था ताकि सभी जाति को आरक्षण सही ढंग से मिल सके, सही ढंग से दे सके। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में दबाव न बनाए, ये बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या है। सुप्रीम कोर्ट को सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। अगर केंद्र सरकार के दबाव में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया तो ये गलत है। दोस्तों, इन दिनों ऑनलाइन खाना मंगवाने का चलन बढ़ गया है। ऑनलाइन खाना सर्व करने वाली कई वेबसाइटों में ऑफर भी तरह तरह के मिलते रहते हैं, लेकिन खाने की थाली ऑनलाइन ऑर्डर करने में आपके बैंक खाते में सेंध लग सकती है। इन दिनों साइबर ठगी का ये नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जी बिहार साइबर इकाई में पिछले एक पखवाड़े के दौरान इस तरह के करीब 1 दर्जन शिकायतें आ चुकी है। ये शिकायतें पटना समेत अन्य स्थानों से आई है। कुछ मामले नई दिल्ली समेत अन्य शहरों से भी जुड़े हुए हैं। फिलहाल इस मामले की जांच साइबर एक्सपर्ट कर रहे हैं और पैसे के पूरे ट्रेंड को जांच में जुटे हुए हैं ताकि इसके पीछे के गिरोह का पता चल सके। जहां आपको सूचना दे दूं कि सोशल साइट पर ठगी वाले विज्ञापन से आप दूर ही रहें, सतर्क रहें। अब तक जांच में यह बात सामने आई है कि जिन लोगों के साथ ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने में ठगी हुई है उसमें अधिकतर ने फेसबुक पर इस तरह के विज्ञापन को देखकर ऑर्डर दिया था। हालांकि अन्य सोशल साइट पर भी इस तरह के ठगी वाले विज्ञापन भरे पड़े हैं। इनमें किसी बड़े स्थानीय रेस्टोरेंट या किसी बड़े रेस्टोरेंट की चैन के ब्रांड के नाम से उपयोग किया गया है ताकि लोग आसानी से इसकी जाल में फंस सके और आपकी जेब ढीली कर सके, यानी कि आपके बैंक अकाउंट खाली कर सके। दोस्तों, बिहार के पंचायत चुनाव में वार पलटवार जारी है। यह बिहार पंचायत चुनाव अब हाईटेक हो गया है। संभावित प्रत्याशी एक दूसरे पर सोशल मीडिया से वार कर रहे हैं। यह लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तर्ज पर, यानी कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तरह ही प्रत्याशी सोशल मीडिया पर अपना प्रचार प्रसार और इमेज बिल्डिंग का काम कर रहे हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश की चुनाव मैनेजमेंट एजेंसियां इसे देख रही है। इसके लिए वे संबंधित प्रत्याशियों से उनका प्रमोशन करने के लिए 1.5 लाख रुपए तक का पैकेज ले रही है। इनकी हर दिन मांग बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि इन एजेंसियों ने पूरे बिहार में अपने टीम और नेटवर्क को तैयार कर लिया है। तो आजकल ज्यादातर हाथों में स्मार्टफोन है और गांव में भी शहर की तरह अधिकतर लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। चुनावी एजेंसियां इसका लाभ लेकर विरोधियों की कमियां उजागर करने और फिर संबंधित प्रत्याशी का प्रमोशन कर रहे हैं। यही कारण है कि 2021 का पंचायत चुनाव भी फिजिकल से डिजिटल की तरफ बढ़ रहा है। जब कोरोना काल में प्रत्याशी भी मतदाताओं से सीधे मिलने के बजाय सोशल मीडिया ग्रुप बनाकर मतदाताओं तक अपनी बात
पहुंचा रहे हैं। इसके कारण बिहार में हो रहे पंचायत चुनाव में इनकी मांगे ज्यादा बढ़ गई है। तो अगर आप भी बिहार पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर आपका प्रमोशन केडीबी लाइव करेगा। प्रमोशन करने के लिए आप केडीबी लाइव के नंबर पर फोन करें और सारी जानकारी प्राप्त करें। यह नंबर आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिया गया है 9771844460 यानी कि 9771844460। इस नंबर पर फोन करके आप अपने प्रमोशन करा सकते हैं। यानी कि अगर आप बिहार पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं चाहे किसी भी पद के लिए हो, आप उसको प्रमोशन करा सकते हैं। पूरे बिहार में प्रमोशन करा सकते हैं, चाहे आप जहां के भी रहने वाले हों, जिस भी पंचायत से चुनाव लड़ रहे हो या फिर वार्ड सदस्य, सरपंच पद, किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ रहे हो, आप इस पर फोन करके अपना प्रमोशन केडीबी लाइव के माध्यम से करा सकते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से मौत पर मुआवजा के मामले में सुनवाई के दौरान कोरोना महामारी से निपटने के लिए उठाए गए कदमों को लेकर मोदी सरकार की सराहना की है। जब गुरुवार को जस्टिस एम.आर. शाह ने कहा है कि कोरोना प्रबंधन के मामले में भारत ने जो किया है वह कोई अन्य देश नहीं कर सका। जहां उन्होंने कहा है कि हमें इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान लेना होगा कि भारत ने जो किया है वह कोई अन्य देश नहीं कर सकता है। यह इतनी बड़ी आबादी के बावजूद भी हमने एक देश के रूप में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है। दोस्तों, पटना मेट्रो के निर्माण की एक बड़ी बाधा गुरुवार को दूर हो गई है। जहां राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने करीब 76 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है। विभागीय मंत्री रामसूरत राय ने जमीन से संबंधित पटना के प्रमंडलीय आयुक्त के प्रस्ताव का दस्तखत कर दी है। विभागीय मंत्री रामसूरत राय ने जमीन से संबंधित पटना के प्रमंडलीय आयुक्त के प्रस्ताव पर दस्तखत कर दी। ये जमीन पटना के पहाड़ी और रानीपुर में स्थित है। दोस्तों, अगर आप जमीन खरीद रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप उससे कौन कौन से कागजात लेंगे, यानी कि जो जमीन बेच रहा है उससे आप जमीन की कौन कौन से कागजात लेंगे, इसी के बारे में अभी हम आपको बताएंगे। जब बिहार के पटना, भागलपुर, गया, पूर्णिया समेत सभी शहरों में प्रतिदिन जमीन की खरीदारी होती है, लेकिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है कि जमीन खरीदते समय कौन कौन से कागजात उनसे लेने चाहिए। इससे लोग धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं। अभी इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में जमीन खरीदते समय हमें कौन कौन से उनसे कागजात लेनी चाहिए। जहाँ बिहार में जमीन खरीदते समय आपको सबसे पहले उस जमीन की रजिस्ट्री पेपर लेनी चाहिए और पता करना चाहिए कि जमीन का असली मालिक कौन है। बिहार के किसी भी शहर में जमीन खरीद रहे हैं तो जमीन मालिक से जमीन के दाखिल खारिज पेपर की भी मांग करें। जहाँ बिहार में जमीन खरीदते समय विक्रेता से पुरानी रजिस्ट्री, मतलब जिनसे विक्रेता ने खरीदी वो रजिस्ट्री पेपर की भी मांग करें। जहाँ जमीन खरीदने से पहले जमीन का खतियान के वाला और लगान रसीद की भी मांग करें और पता करें कि जमीन का लगान किसके नाम से कट रहा है। अंत में आप प्लॉट का मैप भी चेक करें और जमीन की मापी सरकारी अमीन से कराएं। ये भविष्य के लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों, बिहार में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दूर दराज की कौन कहे, यहाँ पर राजधानी पटना में आए दिन अपराधी बड़ी वारदात को खुलेआम अंजाम दे रहे हैं। यह कहने को तो पुलिस वाले अपराध ग्राफ में कमी की बात करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरता है जिस दिन पटना और इसके आसपास के इलाके में मर्डर, लूट, छिनतई और छेड़खानी जैसी वारदात नहीं होती है। यह एक ऐसे ही बड़ी वारदात को अपराधियों ने पटना में अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दी है। जब दिन दहाड़े 15 लाख रुपए लूटकर अपराधी फरार हो गए। पटना में दिन दहाड़े इतनी बड़ी लूट होने से पुलिस महकमे में हरकंप मच गया है। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी रवाना हो गए। घटना पटना से सटे फुलवारी शरीफ की है, जहां पर फ्लिपकार्ट कंपनी के एक कर्मचारी से अपराधियों ने हथियार के बल पर 15 लाख रुपए लूट लिए। जब फ्लिपकार्ट के पिकअप सेंटर से 15 लाख की लूट हुई है। 3 नकाबपोश अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया और बड़े ही आराम से फरार हो गए। दोस्तों, बिहार के शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना का हाल बेहाल है। यह योजना के तहत बनाए जा रहे मकान किस्त के अभाव में अधूरे पड़े हैं। इससे आवास के बिना शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीब गुरबा को अपने घर का सपना पूरा नहीं होता दिख रहा है। जब बारिश और चिलचिलाती धूप के बीच गरीब झुग्गी झोपड़ी और सड़क किनारे समय गुजारने को मजबूर है। यह हाल तब है जब शहरी क्षेत्र के 3873 का चयन प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए हो चुका है, लेकिन राशि के अभाव में चयनित लाभुकों का मकान का निर्माण पूरा नहीं हो पा रहा है। जब नगर निगम में उपलब्ध आंकड़ों पर गौर करें तो 4.5 साल में सिर्फ 392 लाभुकों का ही घर बन पाया है, जबकि 3 अलग अलग वित्तीय वर्ष में कुल 3873 लोगों का चयन इस योजना के लिए किया गया था। 2156 ऐसे गरीब है जिनका आशियाना अधूरा और लंबे समय से निर्माण कार्य रुका रहने के कारण खंडहर में तब्दील होने लगा है, क्योंकि इन लोगों को 1 से 2 किस्त की राशि मिल चुकी है, जिससे निर्माण कार्य शुरू करके बाकी किस्त के इंतजार में अधूरा छोड़ दिए गए हैं।
दोस्तों आज का न्यूज़ बस ये था, कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।